हेलो एवरीवन। आपको पता है कि आपके सीएमए के अंदर सीएमए एग्जाम के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 के चेंजेस के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 के अंदर कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं आया है, छोटे मोटे कुछ चेंजेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए, दैट इज योर रेशियोज। उसके अंदर क्या चेंज आया है? उसके अंदर दे हैव एडेड अ न्यू टॉपिक विच इज अ वेरी सिंपल एंड अ स्मॉल टॉपिक। उसमें क्या, ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में आपने पढ़ा था। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ए की यूनिट 1 के अंदर आपने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ा था। उसी के अंदर उन्होंने एक टॉपिक ऐड किया है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड एनालिसिस, वही हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम से। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, दो एनालिसिस हमने पहले भी पढ़े हैं। उसी के अंदर एक चेंज है ट्रेंड एनालिसिस का। ठीक है, तो वो क्या है देखते हैं। देखो, horizontal common size statements. Horizontal common size statements trend analysis provide a way to analyze financial trends over a period of time by comparing specific line items to a base year. तो हम क्या करते थे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर, हम एक ईयर को बेस ईयर मानते थे और उसके बेसिस पे हम जितने भी बाकी के आगे के ईयर्स होते थे उनको कंपेयर करते थे एक ईयर को बेस ईयर लेकर के, कि इसके अंदर इतनी सेल्स थी, आगे वाले सालों के अंदर हमारी सेल बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करते थे। तो हम एक चीज को बेस लेके बाकी चीजें उसके रिवॉल्व जो है या उसके अराउंड में हम उसको कंपेयर करते थे। ठीक है, अभी जो एक टॉपिक ऐड किया है वो ट्रेंड एनालिसिस का। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? कोई भी, अगर कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी क्या होता है, चेंज होता है कोई भी, तो उसके अंदर क्या पैटर्न सेट हुआ है, क्या ट्रेंड बन रहा है, हमें उसको एनालाइज करना है। ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल कोर्स है तो हमें एक एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको रेशियोज के अंदर आप देखोगे तो रेशियोज में कैलकुलेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो इसी के अंदर जो भी ट्रेंड, एक पैटर्न सेट हो रहा है, उसको आपको एनालाइज करना है, उसके बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज यू आर इन अ स्कूल, आपका 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, तो इसके बेसिस पे आप क्या प्रिडिक्ट करोगे? ट्रेंड एनालिसिस हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं, हमें फोरकास्टिंग करनी है, हमें बजट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या है, एक बच्चे का पास्ट ईयर रिकॉर्ड देख रहे हैं, उसका ट्रेंड देख रहे हैं, उसका हम देख रहे हैं कि वो उसने बहुत अच्छा पास्ट में परफॉर्म किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि यार 12th स्टैंडर्ड के अंदर ही और शी विल परफॉर्म वेरी गुड, बिकॉज उसका ट्रेंड अच्छा रहा है, वो हमेशा से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसी के बेसिस पे फ्यूचर में भी वो अच्छा करेगा। बट ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट एक ट्रेंड से आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या हो सकता है उसके अंदर। तो अगर उसने परफॉर्म अच्छा किया है तो आप फ्यूचर के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा या करेगी। उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर होता है कि अगर हमारी पास्ट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या हमारा फ्यूचर में क्या चीज होगी, हमें क्या चीज चेंज करनी चाहिए बिजनेस के अंदर, क्या चीज हमें किस चीज पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्या चीज हमें चेंज करनी चाहिए, क्या हमें नई चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो वो सब चीजों के बारे में बताता है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल आप सबको आता है, इट कंपेयर्स द फाइनेंशियल डेटा ऑफ द सेम कंपनी अक्रॉस मल्टीपल पीरियड्स। ओके, so the base year is assigned a value of 100% and a subsequent year figures are compared related to this base. एक बेस ईयर को हम 100 पे देते हैं, 100% देते हैं उसको, बाकी सारे ईयर्स को हम उसके बेसिस पे ही कंपेयर करते हैं। ओके, ठीक है। अब ट्रेंड एनालिसिस आप किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो, सेल्स को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स को सीओजीएस से, किसी से भी आप कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, आप छोटा सा एग्जांपल है वो देखो, कैसे देखो, ईयर 0 में सेल्स 8 लाख, ईयर 1 के अंदर 9 लाख, ईयर 2 में 10 लाख है। ठीक है, अभी आपने बेस ईयर प्रेजेंट ईयर को लिया है, दैट इज 0, 100%।
उसके बेसिस पे आपने ईयर 1 और ईयर 2 का निकाला है, दैट इज 112.5 एंड दैट इज 125. Okay, that is your sales is increasing. Okay, now look at COGS. COGS 5 lakh in the base year, 6 lakh, 7 lakh 50,000. Now percentage change अगर हम देखते हैं तो ये base year, this is base year. In year 1 it is increasing by 20% and it is increasing or it is 150% of the base year. Okay, तो अब इसको हमें एनालाइज करना है, ठीक है. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज कंपेयरिंग द मल्टीपल ईयर्स विद द बेस ईयर. ओके, ये हो गया. अब ट्रेंड एनालिसिस के अंदर क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस के अंदर क्या है? ये एनालिसिस हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ रही है हमारा सीओजीएस भी बढ़ रहा है. बट अगर आप देखोगे तो सीओजीएस इज इंक्रीजिंग एट अ रैपिड स्पीड. वो उसकी ज्यादा, वो 20% बढ़ा, फिर 50% बढ़ रहा है. सेल्स आपकी 12.5 बढ़ी, फिर उसके बाद 125 बढ़ रही है. तो सेल्स के अंदर जितना इंक्रीज है उससे ज्यादा इंक्रीज सीओजीएस के अंदर आ रहा है. उससे क्या होगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा. देखो अगर हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 3 लाख, दिस वुड बी 3 लाख अगेन, और ये कितना होगा? 2,50,000. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है हमारा? इससे अब आप देखोगे अगर हमारी सेल्स भी बढ़ रही है, हमारा सीओजीएस भी बढ़ रहा है, बट जो सेल्स जितनी परसेंटेज से बढ़ रहा है उससे ज्यादा कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है. इसका मतलब ये हमें क्या इंडिकेट करेगा? जब इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे तो हमें ये क्या चीज का इंडिकेशन देगा कि हमें अपनी कॉस्ट पे वर्क करना चाहिए, हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेल्स तो बढ़ रही है और कॉस्ट भी बढ़ रही है. दोनों इन सेम लाइन में नहीं बढ़ रहे हैं. जितनी सेल्स बढ़ रही है उतनी कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, उससे ज्यादा बढ़ रही है. इसका मतलब हम कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं. ऑब्वियसली देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सेल्स करोगे तो कॉस्ट तो साथ में बढ़ेगी बढ़ेगी. जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, वो ठीक है, बट वो सेम लाइन में होना चाहिए. यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स तो बढ़ रही है, सीओजीएस ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है. तो इसका मतलब आपको कॉस्ट पे ध्यान देने की जरूरत है. तो ट्रेंड एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आपको किस एरिया पे फोकस करना है, क्या चीज पे ध्यान देना है. अब ये देखो, द एनालिसिस शोज दैट द सीओजीएस इज ग्रोइंग at a faster rate than sales. In year 1 sales increased by 12.5% while COGS increased by 20%. Similarly in year 2 sales increased by 25% but COGS increased by 50%. The company is not controlling its cost as efficiently as it should. Since COGS is rising faster than sales, it could be eating into companies प्रॉफिट. तो यही हमें ट्रेंड एनालिसिस होता है, यही हमें ट्रेंड एनालिसिस बताता है. ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए. अब ट्रेंड एनालिसिस ये तो हमने किया सेल्स और सीओजीएस के अंदर. ट्रेंड एनालिसिस टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी होता है, किसी भी चीज का हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखो ईयर 1 के अंदर टोटल एसेट्स 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000. ईयर 1 जो है वो आपका बेस ईयर है. ओके, इसको बेस ईयर है, यहाँ पे 1 लेके हो गया, बट दिस इज बेस ईयर. ओके, टोटल लाइबिलिटीज एंड एसेट्स आर गिवन. अब आप इसकी परसेंटेज देखो, यहाँ पे देखो 20% चेंजेस इन टोटल एसेट्स देखो, 20%, 40%, 60 एंड 80. वेर एज आप लाइबिलिटी के अंदर चेंज देखोगे कंपेयर विद द बेस ईयर 16.67, 33.33%, 41.67 एंड 50%. सो ये उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हुआ है जितनी टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो दैट मीन्स ये एक अच्छी चीज है कि आपकी लाइबिलिटीज उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही हैं. Total assets, they increased by 80% from year 1 to year 5. Total liabilities, they increased by 50% over the same period. This trend suggests that the company is growing its asset at a faster rate than its liabilities, reflecting a positive financial position. ठीक है, तो आपकी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अगर किसी को जानना है तो वो ये चीज ट्रेंड एनालिसिस करके देखेगा. उसको पता लगेगा कि एसेट ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टू टोटल लाइबिलिटीज. तो दैट मीन्स दिस इज अ गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग कंपनी. ओके, सो ये सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट ही था, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है. इसमें सिर्फ एक ट्रेंड एनालिसिस का नया टॉपिक ऐड करा है हॉरिजॉन्टल कंपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट में. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपको पहले से पता है क्या होता है. ठीक है, तो ये रेशियोज के अंदर चेंज था. अभी एक सेकेंड हम टॉपिक देखते हैं. सेकेंड जो आपका सेक्शन है, सेक्शन बी, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है आपका, उसके अंदर भी एक छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक उन्होंने ऐड किया है. आपको दोनों चीजों के बारे में पता है,
डेट क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, यू ऑलरेडी नो कि डेट क्या होती है और इक्विटी क्या होती है। तो उसी के ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को उन्होंने दोनों के ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कंपेयर किया है कि क्या इक्विटी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या डेट के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस होते हैं। ओके, सो डेट क्या होता है, डेट इज लोन, यू आर टेकिंग अ लोन, ठीक है, उस पे आपको क्या देना होता है, उस पे यू हैव टू पे, सपोज यू कैन टेक लोन फ्रॉम एनीवन, कंपनी से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। तो लोन जो होता है, लोन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि यू हैव टू रीपे करना पड़ता है उसको, और एक फिक्स्ड चार्ज होता है, दैट इज इंटरेस्ट, वो आपको पे करना होता है। डेट के अंदर कंट्रोल एसेट के ऊपर जो होता है, सॉरी एसेट के ऊपर नहीं, डेट जो होता है उसमें आपकी डाइल्यूशन नहीं होगा, मतलब कि आप ही के पास रहेगा सब कुछ। एक दूसरा ऑप्शन होता है इक्विटी का। इक्विटी के अंदर क्या होता है, इक्विटी के अंदर आप शेयर्स इशू करते हो, फिर आप पैसा लेते हो, उसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है, आपको डिविडेंड देना होता है, वो भी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप देते हो, सारे आप एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है डेट और इक्विटी क्या होती है, बस उसी के ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेज यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट के अंदर हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। देखो चलो, बस एक ये टॉपिक इसके अंदर ऐड करा है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। देखो, about maintaining control. So if you are issuing debt or if you are borrowing money by issuing like by debt, if you are raising funds, तो उसमें कंट्रोल जो है वो ओनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होता है, कंपनी की कोई भी ओनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है उन्हीं के पास पूरा कंट्रोल रहेगा। इक्विटी के अंदर क्या होता है, डाइल्यूशन हो जाता है, अगर आप शेयर्स इशू करके फंड रेज करते हो तो ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स है वो भी ओनर्स बन जाते हैं, तो वो आपके ओनरशिप को डाइल्यूट करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, डेट केसेस के अंदर अगर प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर अगर आपने डेट किसी से रेज किया है तो डेट होल्डर जो है या जिससे आपने डेट लिया है उसका कोई भी प्रॉफिट के अंदर शेयर नहीं होता है, सिर्फ आपको उसको इंटरेस्ट पेमेंट देनी होती है। वेयर एज अगर इक्विटी के थ्रू अगर आप फंड रेज करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग करनी पड़ती है, प्रॉफिट है तो वो बांटना पड़ेगा। टैक्स कंसिडरेशन, अब टैक्स कंसिडरेशन में क्या होता है कि डेट के अंदर आपको इंटरेस्ट पेमेंट देनी होती है, इंटरेस्ट पेमेंट देते हो आपको, तो वो क्या होती है, टैक्स डिडक्टेबल होती है। मीनिंग आप इंटरेस्ट पहले आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, उसके बाद आपका टैक्स लगता है, तो दैट इज अ टैक्स डिडक्टेबल, मतलब कि आप अपने एक्सपेंसेस में कम करते हो, तो उससे आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट होती है बोरोइंग की कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है ना, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ता है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है उससे। इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं होते, डिविडेंड जो होते हैं वो टैक्स काटने के बाद हम देते हैं। मैंने आपको बोला ना कि डिविडेंड आप सारे खर्चे माइनस करने के बाद देते हो, सारा प्रॉफिट निकाल लेते हो, टैक्स पे कर देते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट बता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मार्केट कंडीशंस, अगर स्टेबल मार्केट है बहुत ज्यादा तो बोरोइंग जो होती है वो चीपर हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हैं मार्केट के अंदर, स्टेबल मार्केट है तो एक आपको पता है कि आपको एक फिक्स्ड रेट ही पे करनी पड़ेगी बोरोइंग में, तो उसके अंदर क्या होता है, बोरोइंग जो वो चीपर हो जाती है। ये जो है जो इक्विटी है वो वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है तो आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो आपको देनी पड़ रही है वो भी कभी अगर नीचे चली गई है, कभी ऊपर चली गई है, तो आपको ज्यादा कम करनी पड़ सकती है, बट इसके अंदर वो रिस्क नहीं है क्योंकि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी ही नहीं है। कैश फ्लो कंसर्न्स, डेट के केस में कैश फ्लो कंसर्न्स होते हैं क्योंकि आपको एक पता है कि आपको एक फिक्स्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा हर बार, तो उससे क्या होता है कि कैश फ्लो जाएगा ही जाएगा। इसके अंदर कोई भी इक्विटी के अंदर ऐसी कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती है, प्रॉफिट बचेगा, कैश है तो आप डिविडेंड दोगे, अदरवाइज नहीं। कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली डेट के अंदर अगर आप डेट ले रहे हो तो कुछ कोलेटरल देना पड़ता है बैंक्स को, वेयर एज इक्विटी के केस में कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट ऑन रिस्क प्रोफाइल, अब डेट जब हम इशू करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी की रिस्क प्रोफाइल इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो सपोज जिसने बहुत लोन ले रखा है, तो वो कंपनी की रिस्की कंपनी है ना, क्योंकि अगर उसने लोन बहुत ज्यादा ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देना ही देना है तो उससे प्रॉफिट कम होते जाएंगे, प्रॉफिट कम होते जाएंगे तो आपको अपना पैसा मिलना या फिर कुछ भी आपकी
जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, तो वो एक रिस्की कंपनी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो कंपनी का बढ़ जाता है, ठीक है। इससे लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं होती हैं अगर आप इक्विटी रेस करते हो, ऑब्वियसली, क्योंकि डिविडेंड है वो सारे खर्चों के काटने के बाद ही आपको देना होता है, ठीक है। कैपिटल नीड्स, अब जो डेट होता है इट इज सूटेबल फॉर मॉडरेट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विद मैनेजेबल रीपेमेंट टर्म्स, मतलब कि अगर आपकी बहुत छोटी मोटी रिक्वायरमेंट रहती है, नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट रहती है कैपिटल की, तो उस केस के अंदर आपके लिए डेट बहुत अच्छा है जहां पे आप रीपे आराम से कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए तो आप इक्विटी के साथ ही जाते हो, फिर डेट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, बेस्ट फॉर स्टेबल लो ग्रोथ कंपनीज विद प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो। डेट जो होते हैं उन कंपनीज के लिए अच्छे होते हैं जो कि स्टेबल कंपनी होती है, पता है इतना फिक्स प्रॉफिट कमाएंगे हम, तो हम अपनी रीपेमेंट कर सकते हैं। बट इक्विटी जो है वो एक मोर हाई ग्रोथ कंपनीज के लिए होती है कि जिनको रिस्क ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रिटर्न भी ज्यादा होगा, तो उस केस के अंदर इक्विटी जो है वो ज्यादा बेटर होती है। अभी स्टेबल के अंदर हमने दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस कर लिए, टैबुलर फॉर्मेट के अंदर क्या हो, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर हो गए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर इन्होंने सिर्फ एक ये छोटा सा टॉपिक ऐड किया है, ठीक है। ओके।